प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब? आइए आज की शुरुआत एक खेल से करते हैं। इसका नाम है तो क्या। इस खेल को खेलने के लिए आपको तीन लोगों के समूह बनाने हैं। आप में से एक व्यक्ति किसी भी विषय पर वार्तालाप शुरू करेगा। दूसरे व्यक्ति को वार्तालाप आगे बढ़ाते हुए कहना है तो क्या। पहले व्यक्ति को उसका जवाब देना है। दूसरे व्यक्ति को फिर से तो क्या कहना है। दूसरे शब्दों में कहें तो पहला व्यक्ति जो भी कहे उसके जवाब में दूसरे व्यक्ति को तो क्या कहना है। तीसरे व्यक्ति को केवल वार्तालाप सुनना और देखना है। नल चल रहा है तो क्या। मटके में पानी भर रहा है तो क्या। पानी बर्बाद हो रहा है तो क्या। सड़क तक पानी बह जाएगा तो क्या। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? दोहराए जाने वाले प्रश्न के जवाब में अगर पहला व्यक्ति कोई उचित जवाब ना दे या कुछ नहीं कहे या फिर बिना तर्क का जवाब दे तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। फिर तीसरे व्यक्ति को वार्तालाप आगे बढ़ाना है। उदाहरण के लिए इसे देखें। नल चल रहा है तो क्या। मटके में पानी भर रहा है तो क्या। पानी बर्बाद हो रहा है तो क्या। सड़क तक पानी बह जाएगा तो क्या। कीचड़ में मच्छर पैदा होने लगेंगे तो क्या। मच्छर हमें काटेंगे तो क्या। मलेरिया फैलेगा तो क्या। हम बीमार पड़ेंगे तो क्या। हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो क्या। कुछ नहीं। क्या आपने ध्यान दिया? एक समय ऐसा आता है जब पहला व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता और वो खेल से बाहर हो जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति उस वार्तालाप को आगे बढ़ाता है। मुझे यकीन है कि आप खेल के नियम समझ गए होंगे। क्या हम खेल शुरू करें? आपकी मदद के लिए स्क्रीन पर कुछ संकेत दिए जाएंगे। प्रत्येक समूह इनमें से एक संकेत को चुनकर खेल शुरू कर सकता है। सड़कों पर बहुत कचरा पड़ा रहता है। पेड़ कट रहे हैं। 1 महीने के बाद वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। बहुत अच्छी तरह खेला आप सबने, धन्यवाद। जब प्रत्येक समूह ने एक संकेत चुनकर खेल शुरू किया तो कुछ तथ्य सामने आए। उदाहरण के लिए, चलते हुए नल के वार्तालाप से हमें अंत में
ये जानकारी मिली कि कीड़ों के पैदा होने से बीमारी फैलती है। इसी तरह किसी समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उसके परिणामों के बारे में जानना जरूरी है। हमें ये प्रश्न लगातार पूछते रहना चाहिए। तो क्या? किसी समस्या को समझने के लिए प्रश्न पूछें और उसके परिणाम जानें। परिणाम जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। बकरी को इस भूल भुलैया से गुजरकर घास तक पहुंचना है। भूल भुलैया में घुसने के केवल 3 रास्ते हैं, पर केवल एक ही रास्ता घास तक पहुंचेगा। क्या आप सही रास्ते को पहचान सकते हैं? आप तैयार हैं? जिन्होंने इसे हल कर लिया उन्हें बधाई। कुछ विद्यार्थियों ने इसे पहली बार में ही हल कर लिया, कुछ दूसरी बार में सफल हुए और कुछ तीसरी बार में सफल हुए। जिन्होंने दूसरी या तीसरी बार में हल किया उन्होंने ये कैसे किया? आपने अंदाज से एक रास्ता चुना और जब आप किसी जगह अटक गए तो आपको पता चला कि वो गलत है। फिर आपने अगला रास्ता चुना। जिन्होंने पहली बार में ही सही रास्ता पहचान लिया वे घास तक पहुंच गए। सही रास्ते को पहचानने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? सही कहा। आप घास से शुरू करके वो रास्ता पहचान सकते हैं जो बकरी तक जाता है। इसे हल करने का ये आसान तरीका है। इसे कहते हैं परिणाम से कारण वाली पद्धति या फिर अंत से आरंभ वाली पद्धति। मतलब कि अगर हम परिणाम से समस्या के आरंभ का रास्ता ढूंढना शुरू करें तो हम समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। क्या अब हमें क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर एक और भूल भुलैया दिखाई जाएगी। एक कुत्ते का पिल्ला है और खाने तक पहुंचने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं, पर एक ही रास्ता सही है। क्या आप कुत्ते को उसके खाने तक पहुंचा सकते हैं? आप तैयार हैं? आप सब वो सही रास्ते पहचान पाए जो उस पिल्ले को शुरू से अंत तक लेना चाहिए, है ना? सभी को बधाई हो। जीवन की भूल भुलैया में समस्या शुरुआत है और उसके परिणाम अंत है। सही रास्ता पहचानने के लिए हम घास से यानी कि अंत से लेकर बकरी तक यानी शुरुआत तक गए। इसी तरह अगर हम अंतिम परिणाम से प्रश्न पूछते रहेंगे तो हम समस्या का हल ढूंढ पाएंगे। आइए इसके बारे में और जानते हैं। आइए हम वार्तालाप वाला खेल देखते हैं जो हमने शुरुआत में खेला था। हमने देखा कि पानी बर्बाद करने से बीमारी फैलती है। आइए अब अंत से शुरू करते हुए एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं। हमें बीमारी को फैलने से रोकना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें मच्छरों को पैदा होने से रोकना होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी जमा नहीं होने देना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी बर्बाद नहीं करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी की बर्बादी को रोकना होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी भरने के बाद नल को अच्छी तरह बंद करना चाहिए। इस वार्तालाप के जरिए हम एक हल ढूंढ पाए जो है पानी बर्बाद न करना। ये हल हमें इस परिणाम से मिला: बीमारी का फैलना।
इसलिए किसी समस्या से निपटने के लिए हमें पूछना चाहिए इसके लिए क्या करना चाहिए और हल तक पहुंचना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम वो हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसे लक्ष्य दिखाए जाएंगे। कृपया जोड़े बनाकर बैठें और इनमें से कोई भी एक लक्ष्य चुन लें। आपको लगातार यह प्रश्न पूछना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके लक्ष्य का परिणाम है मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। अब आप में से एक व्यक्ति इस लक्ष्य के वांछित परिणाम बताता रहेगा और दूसरा व्यक्ति पूछता रहेगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको प्रश्न पूछते रहना है। कृपया याद रखें कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा सकारात्मक तरीका अपनाना ही उचित होता है। क्या हम शुरू करें? मैं कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। मैं कबड्डी की अच्छी खिलाड़ी बनूंगी। मैं अपने माता पिता की अच्छी बेटी बनूंगी। मैं अपने माता पिता का अच्छा बेटा बनूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगी। क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके ढूंढ लिए? बहुत अच्छी बात है। क्या 3 जोड़े आगे आकर कक्षा के सामने ये वार्तालाप करके दिखा सकते हैं? मैं कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। मैं कबड्डी की अच्छी खिलाड़ी बनूंगी। मैं अपने माता पिता की अच्छी बेटी बनूंगी। मैं अपने माता पिता का अच्छा बेटा बनूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगी। इस पद्धति को अच्छी तरह समझने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सही तरीके ढूंढने के लिए बधाइयां। हमने इससे क्या सीखा? हमने ये पहचाना कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए और दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से उचित तरीके अपनाने चाहिए। इन तरीकों पर अमल करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी बात है मित्रों, आपके वार्तालाप द्वारा मैंने देखा कि आप इस पद्धति को अच्छी तरह समझ गए। मैं आशा करता हूं कि आप वास्तविक जीवन में भी इसके प्रयोग से अपनी समस्याएं सुलझा पाएंगे। अब सत्र के सार संक्षेप करने का समय है। किसी समस्या को समझने के लिए प्रश्न पूछें और उसके परिणाम जानें। किसी समस्या से निपटने के लिए हमें पूछना चाहिए इसके लिए क्या करना चाहिए और हल तक पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब? पिछले सत्र में हमने तो क्या और इसके लिए क्या करना चाहिए प्रश्न पूछने सीखे थे, जिससे हम समस्या का परिणाम और उसका हल ढूंढ सकें। अब हम सीखेंगे कि
कि समस्या के समाधानों का विश्लेषण करने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। पहले एक खेल खेलते हैं। इसका नाम है क्यों। आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने हैं। सहूलत के लिए हम उनका नाम अ, ब और स रखेंगे। जैसे कि हमने पिछले खेल में देखा था, अ वार्तालाप शुरू करेगा, ब पूछेगा क्यों और अ उसका जवाब देगा, ब वही प्रश्न दोहराएगा और इस तरह खेल आगे बढ़ेगा। स केवल खेल को देखेगा। अगर अ कोई उचित जवाब नहीं दे पाया या उसने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा ही होता है या क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। अब अ की जगह स वार्तालाप को आगे बढ़ाएगा। आशा है कि आपको खेल के नियम समझ आ गए होंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ संकेत दिए जाएंगे। आप किसी भी एक संकेत को लेकर वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। शुरू करें। मुझे भूख लग रही है। मुझे घर जाना है। मुझे नींद आ रही है। धन्यवाद। प्रत्येक परिस्थिति के कई हल हो सकते हैं। आपको कौन सा हल चुनना चाहिए? कौन सा हल सबसे उचित है? इन प्रश्नों के जवाब पाने में क्यों पद्धति हमारी मदद कर सकती है। आइए एक परिस्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। आप अपने दोस्त के साथ कपड़ों की दुकान पर गए। आपने 300 रुपए के कपड़े खरीदे और दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। कुछ देर बाद आपको ध्यान आया कि दुकानदार ने आपको 200 रुपए लौटाने की जगह 250 रुपए दे दिए। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि आपको बाकी रुपए अपने पास रख लेने चाहिए। आप क्या करेंगे? क्या आप दोनों आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा था, धन्यवाद। यहां पर समस्या क्या है? अगर आपको कोई गलती से 50 रुपए दे दे तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें रख लेंगे या फिर दुकानदार को वापस दे देंगे? हमें दोनों उपायों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा बेहतर है। आइए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। पहला विकल्प लीजिए, पैसे अपने पास रखना। मुझे पैसे अपने पास क्यों रखने चाहिए? मेरे दोस्त ने कहा इसलिए। उसने ऐसा क्यों कहा? मैं किसी भी काम के लिए ये पैसे खर्च कर सकता हूँ। आपको ये पैसे क्यों खर्च करने हैं? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं जो मुझे बिना मांगे मिल गए। अब दूसरा विकल्प देखते हैं, दुकानदार को पैसे लौटाना। मुझे दुकानदार को पैसे वापस क्यों देने चाहिए? जो पैसे दुकानदार के हैं वो मुझे नहीं रखने चाहिए। जो पैसे दुकानदार के हैं वो मुझे क्यों नहीं रखने चाहिए? मुझे दूसरों के पैसों की जरूरत नहीं है। आपको वो पैसे क्यों नहीं चाहिए? ये मेरा सिद्धांत है। हमने इससे क्या सीखा? पहले विकल्प से यह दृष्टिकोण सामने आता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये मैंने नहीं लिए पर मेरे पास आ गए, इसलिए मैं इन्हें किसी भी तरह खर्च कर सकता हूं। मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। दूसरे विकल्प से यह दृष्टिकोण सामने आता है, पैसे मेरे पास बिना मांगे आए, फिर भी मुझे ये खर्च नहीं करने चाहिए क्योंकि ये मेरे नहीं है। सही विकल्प कौन सा है?
अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। दूसरा विकल्प, दुकानदार को पैसे वापस देना सही है और उचित भी। ऐसी दुविधा भरी परिस्थितियों में जहां कई संभावनाएं हो सकती हैं, हमें हमेशा वो विकल्प चुनना चाहिए जिससे खुद को और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचे। तो हमें सब तरह के हलों को सोच समझकर देखना चाहिए और वो हल चुनना चाहिए जिससे खुद को और दूसरों को हानि ना पहुंचे। विश्लेषण करके सबसे कम हानि पहुंचाने वाला हल चुनें। हमने सीखा कि विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए उचित प्रश्न पूछने चाहिए और सबसे उचित हल चुनना चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको कुछ परिस्थितियां और उनके 2 हल दिए जाएंगे। कृपया जोड़े बनाकर बैठ जाइए और एक परिस्थिति को चुनिए। फिर विश्लेषण पद्धति के प्रयोग से सबसे उचित हल चुनिए। क्या हम शुरू करें? परिस्थिति, हल। परीक्षा में एक दोस्त ने आपसे एक उत्तर नकल करने को कहा। 1, मैं उससे नकल करूंगा, करूंगी। 2, मैं उससे नकल नहीं करूंगा, करूंगी। आप बस में बैठे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। 1, मैं उसे अपनी सीट दे दूंगा, दे दूंगी। 2, मैं उसे अपनी सीट नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। आपको पेन बहुत पसंद है। कक्षा के फर्श पर आपने एक सुंदर पेन पड़ा हुआ देखा। 1, मैं वो पेन अपने पास रख लूंगी या रख लूंगा। 2, मैं वो पेन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। क्या आपने हल ढूंढ लिए? धन्यवाद। क्या आप में से कोई भी 3 समूह आगे आकर इन 3 परिस्थितियों के वार्तालाप को दर्शा सकते हैं? प्रश्न उत्तर को दर्शाने के लिए धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आपने इस पद्धति को अच्छी तरह समझ लिया है। अब तक हमने देखा कि ये पद्धतियां इसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों समस्या को समझने में, परिणाम जानने में और हल ढूंढने में मदद करती हैं। अब हम देखेंगे कि इस पद्धति से बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले क्यों पद्धति। नाखून चबाने की आदत छोड़नी चाहिए। क्यों? ये अच्छी आदत नहीं है। क्यों? इससे तबीयत खराब हो सकती है। क्यों? बीमारी फैलाने वाले कीटाणु शरीर में घुस जाते हैं। हमने सीखा कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु शरीर में घुस जाते हैं, है ना? आइए अब इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति देखते हैं। नाखून चबाने की आदत छोड़नी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं नाखून कब चबाती हूँ। इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरों से कहना चाहिए कि जब वे मुझे नाखून चबाते हुए देखें तब मुझे बताएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। इनकी मदद से हम ये पहचान पाए कि किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो क्यों
और इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने से बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ अस्वीकार्य या बुरी आदतों की सूची दिखाई जाएगी। कृपया जोड़े बनाकर बैठें और सूची से एक आदत को चुनें। फिर आपको क्यों पद्धति से इस बात पर जोर डालना है कि इस आदत को क्यों छोड़ना चाहिए और इसके नकारात्मक परिणाम क्या हैं। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से आपको इससे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने हैं। आप तैयार हैं? सुबह ब्रश किए बिना चाय या कॉफी पीना, जरूरत से ज्यादा तला हुआ खाना, फिल्म देखने की लत लगना। बहुत अच्छा किया आप सबने, धन्यवाद। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन पद्धतियों का प्रयोग करते समय हमने कुछ उचित बातें सीखी। ये हैं परिणाम जानना, सतर्क अथवा जागरूक रहना, जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेना। आपने जोड़े बनाकर जो वार्तालाप किया था, क्या आप वो कक्षा के सामने दर्शा सकते हैं? कृपया कुछ जोड़े स्वेच्छा से सामने आ जाएं। आपने बहुत अच्छी तरह दर्शाया। मैंने देखा कि आप इस पद्धति को अच्छी तरह समझ गए। मैं आशा करता हूं कि आप वास्तविक जीवन में भी समस्याओं को हल करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। विश्लेषण करके सबसे कम हानि पहुंचाने वाला हल चुनें। क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने से बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।